कि अगर बीजेपी ने प्रोपेगेंडा चलाया है तो फिर किसके इशारे पर जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं? किसके इशारे पर हिंदी बोलने वाले लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पीटा जा रहा है? किसके इशारे पर हिंदी भाषी कारोबारी के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई? और कौन मनसे के गुंडों को इस मारपीट के लिए, गुंडागर्दी के लिए उकसा रहा है? क्यों कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ही होगा? इन सवालों के बीच गुंडागर्दी पर महाराष्ट्र की जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता दो टूक कह रही है, बंद करो ये गुंडाराज। आप निचले तबके के लोगों को क्यों इतना जोर जबरदस्ती करते हैं? ऊंचे तबके पे जाओ, जहाँ पे आप टेंडर दे रहे हो, जिनको आप काम दे रहे हो, उनसे बोलो मराठी में। राज ठाकरे के गुंडे जिस तरीके से मतलब वो मारपीट की गई, अब राज ठाकरे का नया बयान आया है कि मारपीट करो लेकिन उसकी वीडियो ना बनाओ। महाराष्ट्र में मनसे की गुंडई पर गुस्सा फूट पड़ा। मार पिटाई, गुंडागर्दी, तोड़फोड़ पर आक्रोश बढ़ चला। हिंदी का विरोध, मराठी नहीं बोलने पर पिटाई, दुकान में तोड़फोड़, हिंसा और माफी मांगने पर जब गैर मराठियों को मजबूर किया जाने लगा तब सरकार हरकत में आई। राज के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, सख्त एक्शन लेने की बात कही तो ठाकरे ब्रदर्स के सिपाही सरकार को ही सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगे। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताने लगे। झगड़ा लगाने वाली बात है इनको। ये सब भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम सामाजिक नीति से नहीं उठाती, उसका हर कदम राजनीतिक होता है, तो उनका हर निर्णय भी राजनीतिक होता है। झगड़ा लगाने, अब बिहार के चुनाव के लिए यहां से शुरू कर देते हो। भाषा के बहाने उद्धव के सैनिक बीजेपी पर बिहार चुनाव की सियासी पिच तैयार करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मराठी अस्मिता की आड़ लेकर गुंडाराज की जो तस्वीरें सामने आई वो ठाकरे ब्रदर्स पर ही कई सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल है कि क्या मराठी वोट के लिए ठाकरे ब्रदर्स ने भाषा का मुद्दा बनाया? क्या बीएमसी चुनाव नजदीक है इसलिए हिंदी मराठी भाषा विवाद को उठाया? क्या सोची समझी साजिश के तहत गैर मराठियों के साथ मारपीट के लिए उकसाया? क्या सियासी फायदे के लिए हिंदी भाषी लोगों को पिटवाया? और इससे सवाल ये भी खड़े हुए, क्या जो मराठी नहीं बोलेगा वो महाराष्ट्र में नहीं रहेगा? और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर बीजेपी नेता और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ ने ठाकरे ब्रदर्स को सीधी चुनौती दी। चुनौती हिम्मत है तो राज और उद्धव ठाकरे उन्हें मुंबई से बाहर निकाल कर दिखाएं। हिम्मत है तो उनके खिलाफ गुंडागर्दी करके दिखाएं, जिसका जवाब देने के लिए उद्धव के सिपाही सामने आए और हिंदी मराठी भाषा विवाद पर सफाई पेश की। सवाल हिंदी भाषा के विरोध का नहीं है। आप लोग इस तरह का परसेप्शन जो क्रिएट कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा गलत है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है? कहाँ पनपती है? वो पालती है कहाँ? मुंबई में ना। तो मुंबई के लोग या महाराष्ट्र के लोग किसी भाषा के विरोध में नहीं है। रही बात सरकार ने जो जुल्म किया उसके खिलाफ सरकार के साथ लड़ाई है। उद्धव की शिवसेना का दावा है कि लड़ाई हिंदी भाषियों के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ है। लड़ाई मराठियों पर हिंदी थोपे जाने के खिलाफ है। लेकिन सवाल है कि जब विरोध सरकार के खिलाफ था तो हिंदी भाषी लोगों की पिटाई क्यों की? ठाकरे के गुंडों ने उत्तर भारतीयों को क्यों निशाना बनाया? मराठी नहीं बोलने पर हिंदी भाषी लोगों की पिटाई और उनकी दुकानों में तोड़फोड़ क्यों की? मुंबई में भाषा पर आग क्यों लगाई? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर जो विवाद उठ रहा है और भाषा विवाद के बहाने एमएनएस की गुंडागर्दी जो चल रही है, उस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी जुड़ रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह का गुंडाराज चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामदास अठावले जी इंडिया न्यूज में। और पहला सवाल मेरा यही है कि महाराष्ट्र में भाषा पर विवाद हो रहा है, जबकि बाबा साहेब ने संविधान में सभी भाषाओं को बराबर का हक दिया था। तो सवाल यह है कि फिर क्यों विवाद? जब सब कुछ बराबर है तो क्यों हिंदी मराठी वर्सेस हो रहा है? मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान सभा ने मतलब हर व्यक्ति का ख्याल उसमें रखा था। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय,
कि देने का वचन भी मतलब संविधान ने दिया था। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि भाई संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन संविधान थोड़ा ठीक ठाक नहीं भी हो तो भी उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अगर लोग एक्टिव रहेंगे तो संविधान और भी ज़्यादा ऊंचा होता है। तो बाबा साहब ने तो हर एक को हक देने का प्रयत्न किया भी है, हर अपनी लोकल लैंग्वेज को उतना ही अधिकार दिया है। अपने हर राज्य में जो अलग अलग जो भाषा होती है, जिस तरह पहले तो मतलब अलग अलग राज्य थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिंग्विस्टिक स्टेट नाम का एक किताब लिखा था। और देश का बंटवारा नहीं, लेकिन देश का जो स्टेट्स है ये भाषा के आधारित बनना चाहिए। जिस स्टेट की जो भाषा है वो स्टेट बनेगा। तो मुझे लगता है कि भाषा का वाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मराठी का जो अधिकार है वो अधिकार है, उतना उनका हमें अभिमान भी है, लेकिन मराठी के नाम पर हिंदी का अपमान नहीं होना चाहिए। देखिए, ये मान अपमान की बात है ही नहीं। आप ये देखिए कि मतलब हिंदी और मराठी विवाद इस कदर बढ़ गया है कि जो उत्तर भारतीय मुंबई में रह रहे हैं, अपनी आजीविका कमा रहे हैं, उन्हें पीटा जा रहा है, मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। कई ऐसी घटनाएं हो गई हैं, उनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है। गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, वही तो मैंने पहले बोला कि भाई ऐसी पिटाई करना ठीक नहीं है। अगर ये पिटाई करने का प्रयत्न करेगी तो इनकी कटाई करने की आवश्यकता होगी। तो मुझे लगता है कि ऐसी पिटाई करना बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको समझा सकते हैं कि आप यहाँ रहते तो मराठी बोलो, मराठी सीखो, ये उनको समझाने का प्रयत्न अगर करते तो वो अलग बात है। लेकिन मराठी बोलो और मुझे नहीं आती है बोलेगे तो थप्पड़ मारेंगे, ये क्या यहाँ ये राज संविधान का राज है। इसीलिए जो उत्तर भारतीय लोगों पर जो कुछ हुआ, और बहुत सारी घटनाएं ना, एक दो घटनाएं हुई है, मतलब इतना इसको बहुत बड़ा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीरियस तो है घटना, लेकिन हर आदमी की पिटाई हो रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो इनका कारवा है, जो दिशा से चल रहा है राज ठाकरे का, उससे उनको बिल्कुल फायदा नहीं। और महाराष्ट्र की बेइज्जती करने का काम, मुंबई की बेइज्जती करने का काम ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, इतना कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही, उल्टा बढ़ रही हैं, एस्केलेट हो रही हैं। राज ठाकरे मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि कोई गुंडा कहता है मुझे तो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मराठी के लिए तो मतलब मराठी के लिए गुंडाशाही करना चाहिए, बात सही है, लेकिन अनावश्यक गुंडागर्दी करना ठीक नहीं है। और कंपलसरी मराठी बोलना ही चाहिए ऐसा नहीं है। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, जिनको मराठी आती नहीं वो हिंदी तो बोलते हैं, मराठी लोग भी हिंदी बोलते हैं। तो जो भी राज ठाकरे बोलते हो उसमें कोई दम नहीं है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। और एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर, उन्होंने ऐसी कार्रवाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने का वादा भी किया है। तो ऐसे लोगों को ऐसी सजा दो दोबारा उनका हाथ किसी पर ना उठे। ये इसी तरह का एक सीरियस एक्शन पुलिस के माध्यम से सरकार ने लेना चाहिए। अठावले जी, जिस तरह की भाषा राज ठाकरे बोल रहे हैं, उनके गुंडे मराठियों को धमका रहे, जो मराठी ना बोलने पर धमकी दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, क्या इस तरह के एक्ट करने पर जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उस पर बैन लगना चाहिए, एमएनएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए? मुझे लगता है प्रतिबंध लगाने का विषय नहीं है। प्रतिबंध मतलब राज ठाकरे की संगठना कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ करते रहते हैं, तो उनको बैन लगाने का मांग इतना ठीक नहीं है। लेकिन गुंडागर्दी करने वालों पर बैन लगाना चाहिए, उनको पुलिस के माध्यम से उनको जेल में डालना चाहिए। ये काम सरकार के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए कि ये जो ठाकरे ब्रदर्स अब एक साथ आ गए हैं, 20 साल बाद राज और उद्धव दोनों को एक पॉलिटिकल मंच पर एक साथ देखा, क्या इनके साथ आने से आपको लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, कोई असर पड़ेगा? महाराष्ट्र के राजनीति में बिल्कुल विशेष फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि ये इनका संगठन शहरों में है, राज ठाकरे का। उद्धव ठाकरे का ग्रामीण इलाकों में भी है, लेकिन उद्धव ठाकरे पूरे कोलैप्स हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने उनको ऐसा सबक सिखाया है कि सभी एमएलए बोल रहे थे कि अपन बीजेपी के साथ जाना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के खिलाफ चलने वाले कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ चले गए और इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ। उद्धव ठाकरे जो अस्वस्थ हो गए हैं, अस्थिर हो गए हैं, उसका कारण ये है कि 40 एमएलए तो उनको छोड़ा ही है, लेकिन उसके साथ साथ रोज असंख्य जो वर्कर्स है एकनाथ शिंदे के ग्रुप में जा रहे हैं, इसीलिए वो तड़प रहे हैं उद्धव जी ठाकरे। मैंने उद्धव जी को अनेक बार बोला था कि वो हमारे अच्छे मित्र भी है कि आपने बीजेपी के साथ आना चाहिए, 50-50% सत्ता लेनी चाहिए। और अगर उद्धव ठाकरे जी अगर यहाँ आ जाते थे तो ये महाविकास आघाड़ी की तो सरकार नहीं आती थी। महाविकास आघाड़ी का जन्म देने वाले उद्धव ठाकरे जी है, उन्होंने वहां नहीं जाना चाहिए था। बीजेपी विधायक हैं आशीष शेलार, और वो उत्तर भारतीयों पर जो हमले हो रहे हैं, जो अटैक हो रहे हैं, इसकी तुलना वो पहलगाम हमले से कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ जी, सर, आशीष शेलार जी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के कैबिनेट में बीजेपी के मंत्री है और उन्होंने बताया कि भाई जिस तरह पहलगाम में पूछ कर तू क्या तेरी कौन है, तो हिंदू है कि मुसलमान है, तो हिंदू है ऐसा बोलने के बाद उनको गोली मारी है। उसी तरह यहाँ भी हो रहा है कि यहाँ तुझे मराठी आती है कि नहीं है, मराठी बोल नहीं तो थप्पड़ मारेंगे। तो जो उन्होंने तुलना की है सही है कि जिस तरह पहलगाम का हमला हुआ उसी तरह का हमला करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त भी आ सकता है। अगर इसी तरह की गुंडागर्दी चलती रहेगी तो दूसरे लोग गुंडागर्दी कर सकते हैं, दूसरे लोग भी तो तोड़फाड़ कर सकते हैं। मुंबई में नॉन मराठी लोगों की संख्या ज़्यादा है और मुंबई के इकोनॉमी में मतलब मराठी लोगों का तो बड़ा सबसे ज़्यादा योगदान है, लेकिन नॉन मराठी लोगों का भी बड़ा योगदान है। बहुत सारे लोग बाहर से जाकर उन्होंने अपने बिजनेस खड़े किए, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो आशीष शेलार जी ने तुलना की है सही तुलना है और राज ठाकरे के लोग पहलगाम जैसा हमला करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल यह है कि आप हमारे माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र की जनता जो मैं अपील करूंगा कि मराठी तो हमारा अभिमान है, स्वाभिमान है, मराठा हमारा एक अस्मिता, मराठी हमारी अस्मिता है, लेकिन जो गुंडागर्दी का राज चल रहा है, राज ठाकरे के नाम तो है राज ठाकरे, लेकिन यहाँ तो देवेंद्र फडणवीस का राज है और देवेंद्र फडणवीस के राज में दूसरा राज जो है ये राज हमले करने का आदेश दे रहा है। अभी वीडियो मत निकालो, अभी ये पिटाई ये करो, तो ये तो मतलब बहुत गलत बात है मराठी के को लेकर। और ये खाली मराठी है ऐसा नहीं, हम भी लोग मराठी है, हमको भी मराठी के बारे में आदर है, लेकिन ऐसा गुंडागर्दी करना ठीक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामदास अठावले जी, आप साथ में जुड़े और सारे सवालों का आपने मेरे जवाब दिया। और एक मैसेज भी है एमएनएस के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, कि इस गुंडागर्दी को बंद करें, भाषा के नाम पर फर्क करना बंद करें और ये जो मारपीट आप कर रहे हैं उत्तर भारतीयों के साथ एमएनएस के कार्यकर्ता, इसको भी बंद करें वरना सख्त एक्शन लेगी सरकार। तो हिंदी और मराठी भाषा विवाद को लेकर मनसे की गुंडागर्दी पर महाराष्ट्र की जनता में भी आक्रोश देखा जा रहा है। लोग एमएनएस कार्यकर्ताओं पर अब कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने मुंबई के अग्निपाड़ा इलाके में कुछ लोगों से बातचीत की। जो ये मुद्दा चल रहा है हिंदी वर्सेस मराठी का, इस पर आम जनता क्या सोचती है वो जानना जरूरी है, वो देखिए आप। आज हम मुंबई के अग्निपाड़ा इलाके में मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो है यूथ को भी जो है हमने अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि नौजवानों की जो बातें होती हैं वो शायद ज़्यादा असरदार होती हैं।
यही वजह है कि हमने यूथ को भी जो है आज इसमें अपने साथ जोड़ा है। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कि भाषा के नाम पर जो राज ठाकरे के जो गुंडे मारपीट कर रहे हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, तमाम भाषाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन भाषा के नाम पर मुल्क के अंदर फितना और फसाद पैदा करना ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं हो सकता है। ये सब सियासी हथकंडे हैं जो भाषा के नाम पर किए जा रहे हैं। हालांकि मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका हल किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा वही था कि मसाइल जो है, इसके अलावा जो बुनियादी मसाइल है उस पर तो बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन जब ये इस तरह के हालात होते हैं तो भाषा को लेकर लड़ाइयाँ जी देखिए, हुकूमत जो है अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है ताकि लोगों को जो उनके ज़रूरी मसाइल हैं उनसे गाफिल कर दिया जाए। हालांकि मुल्क में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार हो या अपोजिशन में हो, जितने भी लीडरान हैं हकीकी मानों में इस तरह की बातें करके भाषाओं में लोगों को बांट करके ये अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो देश को तबाह बर्बाद करने के लिए। मसाइल की बात की है, हम मुल्क छोड़िए, हम ज़मीनी स्तर पर अगर बात करें तो हमारे इलाके में इतने सारे मसाइल हैं कि शायद उस पर बात नहीं हो पाती। आप बताइए कि आपके इलाके में ऐसे क्या क्या मसले मसाइल हैं जिन पर बात होना ज़रूरी है? देखिए, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। आप रोड का ले लीजिए, सड़कें जो हैं खस्ता हाल हैं, इसी तरह से नौजवान बेरोज़गार हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गारी की वजह से मौत के दहाने पर हैं। तो नौजवानों पर तवज्जो देने के बजाय और साथ ही साथ मुल्क की तरक्की में हाथ बटाने के बजाय अगर इस तरह की चीज़ों में लोग उलझेंगे या उलझाते रहेंगे तो जाहिर सी बात है देश और मुल्क और साथ ही साथ मोहल्ला और समाज जो है तरक्की करने के बजाय पीछे ही होता जाएगा। बिल्कुल पीछे ही होता जाएगा। भाषा को लेकर जो लड़ाई चल रही है, ऐसा नहीं लगता कि बुनियादी जो मुद्दे हैं, हमारे बुनियादी जो मसाइल हैं वो कहीं छुप गए हैं इस लड़ाई में? अगर बुनियादी मसाइल है तो क्या? मराठीत बोलूँ या हिंदी बोलूँ? हिंदी में बोलूँ। अभी अपना जो राजकारण चल रहा है महाराष्ट्र का, जो भाषा के आधार पर जो राजकारण चल रहा है, ये मैं ये बोलना चाहूँगा कि शिवाजी महाराजांनी आपल्याला हे राजकारण शिकवलं आहे का? अपने शिवाजी महाराज जो थे उनने अपने को ये राजकारण सिखाया क्या कि भाषा के नाम पर आप लोगों को मारो या भाषा के नाम पर आप लोगों से डिस्क्रिमिनेशन करो? आज मारवाड़ी जो अपने भाई है, 30% ऑफ द होलसेल मार्केट उनके हाथ में। होलसेल की पूरी मार्केट, पूरा कारोबार, आज कोई भी आप मार्केट में चले जाओ, टेलीकम्युनिकेशन में चले जाओ, इंडस्ट्रियल लाइन में चले जाओ, फैक्ट्रीज लाइन में चले जाओ, मोबाइल की लाइन में चले जाओ, है वो भी गैर मराठी। जी, वो मारवाड़ी जो है वो राजस्थान से संबंध रखते हैं। गोल्ड की लाइन में चले जाओ, आप गुजराती लोग मिलेंगे, आपको वहाँ पर गुजराती भाई मिलेंगे। और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में चले जाओगे आप तो वहाँ पे आपको पूरा आईटी सेक्टर आपका साउथ इंडियन मिलेंगे, बेंगलोर, तमिलनाडु, केरला। उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में चले जाओ, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में चले जाओ, वहाँ पर भी आपको टोटल यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लोग मिलेंगे। और महाराष्ट्र जो मुंबई है वो हम सबकी है, भारतवासियों की है। बाला साहेब ठाकरे, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स ने दावा किया है कि मुंबई उनकी जागीर है। बाला साहेब ठाकरे अपने भाषण में कभी भी शुरुआत करते हैं तो जय हिंद बोलते हैं, फिर जय महाराष्ट्र बोलते हैं। तो हिंदुस्तान पहले हमेशा उन्होंने रखा है। और जो मुंबई है सबकी है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। भाषा को लेके जो जंग चल रही है, जो मारपीट, उसे किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, भाषा के नजरिए से मारपीट करना, देखिए अभी आप एक मुर्गी है, मुर्गी को आप मुर्गी बोलेगी कि मैं मेरे को मेरी भाषा में बोलो छू छू तभी मैं अंडे दूंगी, या आप घोड़े को बोलोगे कि घोड़ा बोलेगा कि मेरी भाषा में बोलो तभी मैं सवारी पे आपको करने दूंगा। तो ये भाषा के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन, भाषा से कुछ, आज दुनिया एआई के ऊपर काम कर रही है, रॉकेट्स के ऊपर, साइंस के ऊपर काम कर रही है, और इंडिया में अपन भाषा के ऊपर लड़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा नहीं लगता कि भाषा को लेकर जो असल हमारे बुनियादी मसाइल है, बुनियादी मुद्दे हैं, वो पीछे हो जाते हैं और ये लड़ाई आगे आ जाती है? हम जिस जगह पर खड़े हैं ना, ये काला पानी का इलाका है, यहाँ पे एक से एक फुटबॉल प्लेयर निकले हैं। हमारे ग्राउंड का मसला है, वो हमारी बेसिक नीड में आता है। हमारे पास नायर हॉस्पिटल है जहाँ पे हमको लाइन लगाना पड़ती है, बेड नहीं मिलती है, सोर्स लगाना पड़ती है, गरीब आदमी लाइन में रहता है। एजुकेशन पे प्रॉब्लम है, मदनपुरे में, भाईकल्ला के इलाके में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। वो चीज़ को छोड़ के हम भाषा पे लगे हुए हैं। अब भाषा का सीखने की बात है तो मराठी वो हमारे को आना चाहिए, हम ज़रूरी है, हम सीख लेंगे, लेकिन आप जबरन हमको मत सिखाओ।
जबर तो हिंदुस्तान में किसी का नहीं चलता। आज़ाद हिंदुस्तान है, आज़ादी है यहाँ पर, हर हर एक को आज़ादी है अपने अपने तरीके से जीने की, बात करने की। ऐसे वो मसाइल बताइए मुझे कि जो इस इलाके में लंबे समय से जो है आज भी बरकरार है। खस्ता हाल बिल्डिंग, हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा हाल है, बिल्डिंग, पुरानी इमारत। डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बिल्डर आते हैं तो बिल्डर जो अभी हमारे भाई लोग बेचारे परेशान है, भाग गया है काला पानी से। हाँ, इतने लोग का भाड़ा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट को जो ये हिंदी और मराठी करते हैं, कभी उनको रोजी नहीं हुई यहाँ आने की? या नहीं, वो आते नहीं, वोट लेने आते हैं हमारे पास। हाँ, वोट लेने आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि बिल्डर के ऊपर ऐसा कानून बने कि जो प्रोजेक्ट ले तो वो पूरा करके दे हमारे लोगों को। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं ये भाषा की लड़ाई में कहीं ना कहीं जो है गुम हो गए, या वो पॉलिटिशियन जो इस लड़ाई में शामिल है भाषा की लड़ाई में, वो उसे ढूंढना ही नहीं चाहते? सबसे बड़ा मसला ऐसा है कि आज एजुकेशन सबसे बड़ा मसला है। जो हिसाब से आप देखेंगे कि एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो इतनी ख़राब होती जा रही है कि उसके ऊपर कोई नहीं बात करता है। भाषा को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके अगर उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा और ये सब किया जाता है ना, तो एज अ गुड सिटीजन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मसलाएँ हैं। एजुकेशन हो गया, लोगों के रहन सहन का हो गया। आज दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम कहाँ जी रहे हैं, हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो हिंदी बोलो, मराठी बोलो, इसमें तो ये चीज़ को लेके अपनी तरक्की को उसके पीछे छुपाना, या ये चीज़ जो है अपने मुल्क के लिए जो है ना तरक्की के लिए ये रुकावट है। तो हमें चाहिए नेता क्या करता है नहीं करता है वो जाने दीजिए। मैं आम पब्लिक से ये गुजारिश करूँगा कि ये मराठी के मुद्दे को लेके आपस में ना इत्तेफाकी ना करें, मेल जोल करके रहे जैसे हम रहते चले आ रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये हमारे स्टेट लेवल पे बोलो चाहे नेशनल लेवल पे बोलो, ये हमारे लिए सिवाय नुकसान के इसमें फ़ायदा नहीं है। जो दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं लगता कि इस बातचीत में जो है जो मराठी और हिंदी के जो मुद्दा रहता है उसमें हमारे जो बुनियादी चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता? नहीं, वो तो पॉलिटिशियंस का काम ही ये होता है कि जो आम जनता होती है उनको मुद्दे से हटाया जाए और दूसरे मुद्दे पे शिफ्ट किया जाए। तो जो लोकल मुद्दे होते हैं उनको किसी तरीके से हाइड करे, किसी तरीके से उसको कम हाईलाइट ना हो। इस वजह से नए नए मुद्दे मार्केट में आते रहते हैं और नए नए मुद्दों, अब जनता समझदार हो गई है। अब मेरे जैसे नौजवान समझदार हो गए, हमको समझ में आता है कि ये पॉलिटिक्स चल रही है या रियल मुद्दा चल रहा है। अभी भाषा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लोगों का कन्वर्सेशन का एक तरीका होता है। अभी मैं महाराष्ट्रन हूँ, मला मराठी पण बोलायला येते, तुम्ही जे भाषेत बोला मी ते भाषेत तुम्हाला वापरणार। आता तुम्ही मला मराठीत बोला, मी मराठीत बोलतो ना, तुम्हाला इंग्लिश वापरा, मी इंग्लिशमध्ये बात करतो। तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर, लैंग्वेज इज़ जस्ट अ वे ऑफ कन्वर्सेशन। आई जस्ट वांट टू से दैट एंड फिनिश माय वर्ड्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब ने हमसे बातचीत की कि भाषा को लेकर महाराष्ट्र में जो लड़ाई चल रही है और कहीं ना कहीं जो गैर मराठी भाषियों को उसके ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस लड़ाई और इस फसाद के जो जद में जो है वो हमारे बुनियादी मसाइल जो जनता के हैं वो शायद कहीं ना कहीं जो है छूट जाते हैं, जिसको लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है, कोई भी सियासी पार्टी इस पर बात नहीं करना चाहती। मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, अग्रीपाड़ा, मदनपुरा, भाईखल्ला, ये वो इलाका है जहाँ स्पोर्ट्स बास्केटबॉल और फुटबॉल इसको लेकर बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पैदा हुए हैं। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि हैरानी इस बात की है कि इस इलाके में आज तक उनके लिए एक ग्राउंड तक नहीं बन सका। लंबे समय से जो है यहाँ बच्चा जो पैदा होता है उसका ख्वाब जो है सिर्फ यही बास्केटबॉल और फुटबॉल सिर्फ यही रहता है। लेकिन हैरानी इस बात की, और ऐसा नहीं है कि देश विदेशों में भी जो है यहाँ के खिलाड़ी पहुँचे, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस इलाके में आज तक एक ग्राउंड तक नहीं बन सका कि जिसको लेकर जो है लोग जो है अपना जो बोलते हैं कि फ्यूचर जो है उसमें देख सके। इसके साथ साथ जो है इलाका जो है चूँकि बहुत ही ग्राउंड प्लस वन इमारतें हैं, चाल सिस्टम है, जिसको लेकर क्लस्टर डेवलपमेंट अगर किया जाए तो शायद हो सकता है कि इलाके की एक नई शक्ल देखने को मिले। लेकिन बातें जहाँ होनी है उस पर कोई चर्चा नहीं करता। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। क्या ठाकरे ब्रदर्स बाला साहेब की विचारधारा को भूल गए हैं? क्या उद्धव और राज ठाकरे हिंदुत्व की राह से भटक गए हैं? क्या सत्ता की चाह में हिंदी का विरोध कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं जब हिंदुत्व की हुंकार भरने वाले हिंदुओं ने नई चेतना जागृत करने वाले, भाषाई पहचान से ऊपर उठकर हिंदुत्व को अपनाने की बात करने वाले, हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा मुखर रहने वाले बाला साहब ठाकरे की राह से अलग राज और उद्धव ठाकरे हिंदी भाषियों के विरोध वाली राजनीति कर रहे हैं। राज ठाकरे के कार्यकर्ता हिंदी विरोध के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। मराठी नहीं बोलने पर आए दिन उत्तर भारतीयों की पिटाई कर रहे हैं।
कभी कारोबारी, कभी रिक्शा ड्राइवर को निशाना बना रहे हैं। बीएमसी चुनाव नजदीक आते ही भाषा के नाम पर विवाद का नया चैप्टर खोल दिया है। ऐसे में सवाल है कि हिंदुत्व के जो हीरो थे, क्या वो हिंदी पर जीरो हो गए हैं? गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती असाल, पण महाराष्ट्रामध्ये सोडून द्या, गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती आहात आणि संपूर्ण देशामध्ये तुम्ही हिंदू आहात। बंगालमध्ये तुम्ही बंगाली असाल, पण हिंदुस्थानामध्ये तुम्ही हिंदू आहात। काम करोगे तो फिर हमारे से मतलब आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है, तो शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व के हीरो थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदू होने पर गर्व महसूस करते थे, गर्व से हिंदू हैं कहते थे, हिंदुस्तान को हिंदुओं का स्थान कहते थे। लेकिन उन्हीं बाला साहब के बेटे उद्धव और भतीजे राज ठाकरे ने उनकी विचारधारा को ताक पर रखकर हिंदी के खिलाफ लड़ाई छेड़कर हिंदी भाषा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मराठी अस्मिता की आड़ लेकर हिंदी के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया। महाराष्ट्र में विवाद का नया चैप्टर खोल दिया। परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने पूरे भारत में हिंदुत्व का एक ज्वार खड़ा किया, उनका परिवार आज हिंदुत्व की एकजुटता के नाम पर नहीं, हिंदी विरोध के नाम पर एकजुट हुआ। हिंदी विरोध पर, हिंदी विरोध के नाम पर हो रही गुंडाई पर, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर हो रही पिटाई पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। उद्धव और राज ठाकरे को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। हिंदी मराठी के नाम पर बांटने का आरोप लगाया तो बचाव में शिवसेना यूबीटी के नेता मराठी अस्मिता का दांव खेलने लगे, मराठी भाषा की आड़ लेने लगे। महाराष्ट्र में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, हमारे राज्य में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहन करेंगे। दूसरी बात रही तो किसी भी भाषा की सख्ती नहीं सहन करेंगे, बाकी तो सब चलता है। मराठी की आड़ लेकर हिंदी विरोध की स्क्रिप्ट तैयार कर जताने बताने की कोशिश होने लगी। महाराष्ट्र में हमारा ही राज चलेगा, महाराष्ट्र में मराठी ही बोलनी पड़ेगी, मराठी नहीं बोलने पर विरोध झेलना पड़ेगा। जो मराठी नहीं बोलेगा उसे राज ठाकरे के गुंडों और उद्धव के शिव सैनिकों के गुस्से का शिकार होना होगा। तो गुस्सा भड़कने लगा, आक्रोश बढ़ने लगा। मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। लेकिन अगर कोई हमारे लोगों को पीटे, हमारे लोगों को धमकी दे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पे कुछ एक्शन न ले तो क्या करेंगे लोग फिर? कैसे लोगों को डर लग रहा है आज कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिस राज्य के मुख्यमंत्री है, दूसरा कोई भी आके हमको धमकी देके चलेगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। मार पिटाई करना, कानून अपने हाथ में लेना, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और मैं जिम्मेदार समझता हूं मुख्यमंत्री को, जो राजनीतिक लाभ के चलते कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, कुछ लोगों के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को मना कर रहे हैं। मराठी के नाम पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच जब विपक्ष ने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस पर सवाल उठाए तो उनका जवाब भी फौरन आया। देवेंद्र फडणवीस ने मराठी के नाम पर हो रही सियासत और हिंदू विरोध के नाम पर हो रही गुंडई पर दो टूक कहा। भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे ब्रदर्स को सीधी नसीहत दे रहे हैं, हिंदी विरोध के नाम पर हो रही गुंडई पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन राज की गुंडागर्दी और उद्धव की हिंदी विरोध वाली सियासत को लेकर सवाल है कि क्या उद्धव और राज बाला साहेब की विचारधारा को भूल गए हैं? क्या वोट के खातिर ठाकरे ब्रदर्स हिंदू और हिंदुत्व की राह से भटक गए हैं? क्या राज और उद्धव सिर्फ सियासत के लिए मराठी भाषा का मुद्दा बना रहे हैं? और सवाल ये भी है, महाराष्ट्र में ही रहना है तो मराठी ही क्यों बोलना? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी और शिवसेना कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है।
लेकिन जो पब्लिक से आवाजें आ रही वो कह रहे हैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और राजनीति हिंदी और मराठी लोगों को बांटने की राजनीति है ताकि इसका चुनाव जो इसका फायदा है वो आने वाले जो बीएमसी के चुनाव हैं उसमें उठाया जा सके। सीधा पब्लिक के बीच में लिए चल रहा हूं आपको। मेरे संवाददाता शाहिद अंसारी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हैं और मुंबई की आवाज, मुंबई की जनता इस वक्त उनके साथ है। जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है? क्या उत्तर भारतीयों को, क्या हिंदी भाषियों को सिर्फ इसलिए पीटा जाना ठीक है कि वो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं? क्या इस देश में रहने वाले किसी भी शख्स को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी भाषा बोल पाए, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहे? शायद इसी मुद्दे पर मुझे लगता है कि लोगों की राय आपको जाननी चाहिए। ओवर टू यू। जी रोहित, जिस तरह से मराठी को लेकर जो लड़ाई अभी जारी है और ये लड़ाई पूरी तरह से सियासी रूप धारण कर चुकी है। हमने देखिए कि बीते 1 से 2 हफ्तों के दरमियान जो है मुंबई के अलग अलग हिस्सों से लोगों से हमने बातचीत की, लोगों की राय क्या रही है इस पर हमने जानने की कोशिश की और लोगों ने जो भी कहा, आप देखिए कि कोई भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करता कि किसी भी गैर मराठी को आप जो है अगर उसे मराठी नहीं आती तो उसके साथ जबरन कोई रास्ता इख्तियार करें। हमारे साथ महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से लोग मौजूद हैं, हिंगोली से और नांदेड़ से लोग मौजूद हैं और भी जगहों से हैं लोग। हम उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से मराठी को लेकर जो एक सियासी शक्ल इख्तियार किए बैठा है, एक लड़ाई चल रही है हिंदी वर्सेस मराठी, और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो लोग हैं लोगों को पीट रहे हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लैंग्वेज का जो तरीका है वो अपने अपने हिसाब से होता है, अपनी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। हर इंसान ने उस स्टेट में जाने के बाद हाँ उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कर सकते हम लोग। कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट हो या पॉलिटिकल लीडर हो या कोई हो, तो ऐसा करना उचित नहीं रहेगा। आपको नहीं लगता कि ये बीएमसी जो चुनाव आ रहा है उससे पहले ही ये हलचल जो शुरू हुई है, कुछ ऐसे ही हलचल जो है 2009 के चुनाव के पहले भी 2-3 साल तक रही है और फिर उसका असर चुनाव में दिखा, लेकिन अब वही लोग पूरी तरह से जो है ख़त्म हो चुके हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जाता, ये सियासी मामला है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन किसी को भी जबरन किसी को जो है पीटना, उसे भाषा, आपने अभी जिक्र किया था ना कि हम बिहार में अगर जाएं वहाँ हमसे कोई बोले, तो वो किस हद तक जायज़ है? नहीं, वो तो जायज़ है। इस समय तो ऐसा है कि हम लोग अगर समझो महाराष्ट्र में तो हर स्टेट के लोग रहते हैं। अदरवाइज अगर समझो कि महाराष्ट्र का कोई कैंडिडेट या कोई स्टूडेंट अगर बिहार में जाता है तो उसको वो लैंग्वेज में बात करना चाहिए। ऐसा वहाँ पर भी ये किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है वो स्टेट में हमारा जो कोलैबोरेशन है जो ये है, तो उसी तरीके से हम लोग जीना चाहिए। अगर किसी को मराठी नहीं आती है तो उसको वो पढ़ना चाहिए। उसको अगर वहाँ पे अगर डेवलप करना है खुद के लिए, अगर वो अपने स्टेट में जाकर काम करना चाहता है तो वो वहाँ पर जाकर उसमें अपने मदर लैंग्वेज में काम कर सकता है। वापस आपके पास मैं आता हूँ। आप जो है हिंगोली से आए हुए हैं, जो चल रहा है ये जो भाषा के नाम पर जो उत्पाद मचाया जा रहा है, जो पीटा जा रहा है, आपको नहीं लगता कि बीएमसी इलेक्शन से पहले इस तरह का माहौल बनाना कहीं ना कहीं जो है सियासत की जो रोटी है वो सेकने की कोशिश की जा रही है इसके आगे? तुम्हारी बातचीत सही है। ये राजनीति के लिए ऐसा खेल चालू है। ये जो भाषा का जो खेल है वो राजनीति के लिए चालू है। मगर 1950 के पहले अपने देश में इंग्लिश भाषा जो है वो कंपलसरी नेशनल भाषा थी। मगर 1950 में जो देवनागरी लिपि में की हिंदी भाषा है वो हिंदी भाषा नेशनल भाषा बोल के संसद में उसको वो पारित हुई थी। और वो पारित होने के बाद में जो 15 साल बाद 26 जनवरी 1965 में इंग्लिश भाषा जो नेशनल दर्जा से वो ख़त्म हुई थी और वहाँ पे हिंदी भाषा को नेशनल दर्जा प्राप्त हुआ था। और वो जो दर्जा प्राप्त हुआ था तब के समय जो संसद में हिंदी भाषा नेशनल करने के लिए जो संसद बुलाई गई थी, वहीं पे मराठी भाषा भी नेशनल करने के लिए कुछ अगर अपने सांसद ने अगर प्रस्ताव रखा होता तो आज पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में आज मराठी भाषा भी कंपलसरी नेशनल भाषा हो जाती। ये सब बेनिफिट अपने महाराष्ट्र को मिलता था, क्योंकि महाराष्ट्र का जो एक राजा था छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने सब दिल्ली को हिला दिया था। इसलिए महाराष्ट्र की जो मराठी भाषा है ये मराठी भाषा भी पूरे नेशनल में प्रसिद्ध होनी चाहिए थी। और ये सब नेशनल के सब जो राज्य है वहाँ पे बोली जानी चाहिए थी मराठी भाषा। आपने देखा होगा कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो है किस तरह से जोर जबरदस्ती की जा रही है, गैर मराठियों को जो है मारा पीटा जा रहा है। मीरा रोड की वारदात आपने देखी है,
आपको ये चीज़ें सही लगती हैं कि एक ऐसे राज्य में जहाँ से लोग जो है इतनी दूर से चलकर आते हैं और फिर उन्हें भाषा के नाम पर जो है इस तरह से उनके साथ जो है जुल्म ज़्यादती की? पुरोगामी महाराष्ट्र में भाषा के लिए किसी के साथ मारपीट करना ये बात तो गलत है, क्योंकि ये पुरोगामी महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र फुले शाहू अंबेडकर इन्होंने बनाए वाले संविधान पे चलता है। अंबेडकर ने बनाए वाले संविधान पे चलता है और संविधान ऐसा बोलता है कि जो भारत के संसद में भाषा पारित हुई है वही राष्ट्रीय भाषा है, वही भाषा कंपलसरी पूरे देश में ऑल इंडिया में होनी चाहिए। मगर महाराष्ट्र का भी एक रूल है, वहाँ भी मराठी भाषा का भी मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि मराठी को नज़रअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। जब संसद में 1950 में हिंदी भाषा जैसे राष्ट्रीय हुई थी वैसे ही मराठी भाषा का प्रस्ताव वहाँ पे पारित होना चाहिए था, मगर उस समय हमारे जो सांसद थे उन्होंने मराठी भाषा को दबाया, नीचे दबाया, उसको ऊपर नहीं आने दिया। इसलिए आज देश में हिंदी भाषा नेशनल हो गई। ठाकरे ब्रदर्स जिस तरह से जिस आइडियोलॉजी को लेकर काम कर रहे हैं भाषा के नाम पर, क्या बाला साहब ठाकरे की वो आइडियोलॉजी थी? जहाँ तक मुझे मालूम है उनकी तो आइडियोलॉजी ये नहीं थी। जी नहीं, अभी जैसे इन्होंने कहा कि ये सब राजनीतिक खेल है, अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी हमारा महाराष्ट्र है और ये महाराष्ट्र में सभी बच्चों पहली से लेकर 10वीं तक मराठी में पढ़ाई करते हैं। आज भी मेरा अनुभव ऐसा है कि मराठी भाषा में पढ़ते हुए भी आज भी 50% से ज़्यादा स्टूडेंट मराठी में फेल होते हैं। और जैसे कि हर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज जानकारियां आप लोग बहुत जबरदस्त दे रहे हैं। ये आपने जैसे बताया है कि संविधान का पूरा हवाला देके आपने बताया, तो भाषा का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, तो वो भाषा का ज्ञान प्राप्त करना भी जरूरी है। और वो भाषा में जैसे कि ह्रस्व, दीर्घ, अनुस्वार, दीर्घ ये सब रहता है। तो कोई बच्चा लिखता है तो आज भी मैं किसी को चैलेंज करूंगा कि किसी भी टॉप की स्कूल रहो और वहाँ के 10वीं के स्टूडेंट को बोलूंगा कि 10 लाइन मराठी में लिखो तो नहीं आएंगे। जब हमारे शायद कि 60% गलत वो लिखेगा, आप यही कहना चाहते हैं? क्योंकि जब तक हम हमारी मातृभाषा का सुधार नहीं करेंगे और अपनी मातृभाषा 100% प्योर नहीं सीखेंगे तब तक इसको कोई अहमियत नहीं है, इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाषा तो हिंदी भी सीखनी चाहिए क्योंकि अन्य भाषाओं की भी जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं, कहीं रोजगार के लिए अन्य राज्य में जाते हैं तो वहाँ की भी भाषा आना जरूरी है। अभी बहुत सारे विद्वान थे जैसे कि बाबा साहब आम्बेडकर थे, उन्होंने तो 18-20 भाषा का ज्ञान था, तभी वो संविधान लिख पाए। नहीं तो भाषा गैर नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन ये भाषा होनी ही चाहिए। और ऐसा जोर जबरदस्ती करना और किसी के साथ मारपीट करना ये असंवैधानिक है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने जैसे अभी एक बात का जिक्र किया है कि मराठी हमसे बातचीत में कि मराठी को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, तो हमें ऐसा नहीं है कि क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए कि जिससे जो है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे और ये सियासत भी न चले? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो जबरदस्ती तो आप किसी को कोई भाषा का घूंट तो नहीं पिला सकते हैं। लेकिन हम लोगों का एक है कि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं हमें हमारा समाज जो है जहाँ हमें जुड़कर रहना पड़ता है, वहाँ पर हम रहने के लिए जैसा हम कोई गैर भाषिक भी लोग रहते हैं तो उसमें भी हम उनके साथ मिलजुल के रहते हैं, घुल मिल जाते हैं। चाहे उनकी लैंग्वेज हमें आती है या नहीं आती है तो भी हम एहसास और हमारी फीलिंग तो जो है एक तरह से शेयर हो जाती है। तो इसी तरह से है कि भाई कुछ समय देना चाहिए। अगर हमारे मराठी भी है, अगर हमको अगर कर्नाटक में नौकरी लगती है या तमिलनाडु में नौकरी लगती है तो हमें वहाँ की भी लैंग्वेज कुछ थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, 10%, 20%। इसी तरीके से ये चीज़ है कि महाराष्ट्र में भी जितने भी गैर भाषिक लोग आते हैं उनको भी 20% तो भी आना चाहिए, आप 20% तो भी आना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे भाषा के नाम पे जो उत्पाद मचाया जा रहा है बीएमसी इलेक्शन से पहले, किस नज़रिए से देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है, ये महापुरुषों की जगह है जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके जैसे हमारे महान पुरुष इस भूमि पर रह के गए और आज भी हम उन्हें अपने देवताओं की जगह पे उन्हें रखते हैं। मराठी भाषा का जहाँ पे उल्लेख हो रहा है तो महाराष्ट्र में ये बात हर जाति समाज के लोग आज हम लोग एक साथ में मिलकर रह रहे हैं। ये जोर ज़बरदस्ती किसी को करना या ये तो गलत है ही, लेकिन जिस तरह से हमारे नेता है आदरणीय राज ठाकरे जी, ये लोकप्रिय नेता है, अगर भाषा की तरफ ध्यान न देते हुए अगर समाज में होने वाली अन्य अत्याचार के बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं शाहिद ये महिला, आप इनसे बात करते रहिएगा। मैं मुझे एक और खबर आगे दिखानी है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक ये बात इन्होंने कही कि भाषा के नाम पर किसी से भी दुर्व्यवहार करना, मारपीट करना, ये कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं है
और जो लोग ये कर रहे हैं, जो नेता ये कर रहे हैं, उन्हें इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि पब्लिक भी इस बात को समझ रही है और पब्लिक भी इस बात को बोल रही है, खुले में बोल रही है, कोई दबी जुबान में नहीं, खुले में बोल रही है कि जो गलत है वो गलत है। इसी भाषा विवाद को लेकर शिवसेना नेता संजय निरुपम क्या कह रहे हैं, वो देखिए बात। महाराष्ट्र में शिक्षा में हिंदी का मुद्दा गरमा रहा है। इस मुद्दे को सरकार ने जीआर तो वापस ले लिया है, लेकिन इसकी चर्चा अभी भी है और अभी भी वो उस मुद्दे पर विरोधी पार्टी काम कर रहे हैं। इस सब मुद्दे पर एक कंट्रोवर्सी पर हमारे साथ बात करने के लिए संजय निरुपम जी हैं, वरिष्ठ नेता शिंदे पार्टी के। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये कंट्रोवर्सी चल रही है और क्या उसका अंत हो सकता है। सर नमस्कार। 2 जीआर थे, सरकार ने वापस ले लिए और उसके बाद अभी जो विरोधी पार्टी है, शिवसेना, उद्धव गट, राज ठाकरे गट, इन लोग ऐसा, मतलब इनके लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे मोर्चा से डर के सरकार ने ये जीआर वापस लिए, ऐसा उनका कहना है। सर तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि शिंदे पार्टी नाम की कोई पार्टी नहीं है। ये शिवसेना है जिसके प्रमुख हैं एकनाथ शिंदे जी, और उस पार्टी से हम जुड़े हुए। रह गई बात हिंदी भाषा को लेकर के जो जीआर था उसको रद्द करने का, सरकार ने जब चूंकि कुछ लोगों को इस पर ऐतराज था तो सरकार ने एक अपनी तरफ से फैसला किया कि ठीक है, अगर आपको हिंदी को तीसरी भाषा मानने पर इतना ऐतराज है तो हम जो हमारी सरकार की तरफ से जो अधिसूचना थी उसको हम वापस लेते हैं और एक बार फिर से इस पर चर्चा करते हैं। और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है डॉक्टर नरेंद्र जाधव जी के नेतृत्व में, और वो कमेटी अब आने वाले दिनों में तमाम वर्ग के लोगों से बात करके एक फैसला करेगी और उस फैसले में सब लोगों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। अब जो बड़ा विषय है वो ये है कि सडनली ये जो ठाकरे बंधु हैं उनको मराठी भाषा को लेकर के इतना ज्यादा एक चिंता क्यों हो रही है? उसका सीधा सा कारण यह है कि महानगर पालिका के चुनाव, दोनों पार्टियों का जो जनाधार है वो खत्म हो गया। दोनों पार्टियों का जो अपना एक जो मतदाताओं की जो संख्या वो लगातार सिकुड़ती चली जा रही है। राज ठाकरे तो 2% पे आ गए हैं और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की भी हालत खराब है। तो ऐसे में दोनों पार्टियां एक मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने का एक प्रयत्न कर रही हैं ताकि उनको वोट मिल सके। तो इस बात को मराठी लोग, महाराष्ट्र के मराठी लोग अच्छे ढंग से समझते हैं। सवाल मराठी भाषा का नहीं है। मराठी भाषा तो महाराष्ट्र की मातृभाषा है और महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी भाषा में बात करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए, इस पर कोई विवाद ही नहीं है। और हमारा जो सरकारी कामकाज होता है, तमाम सरकारी कामकाज से लेकर के दिन ब दिन के दिन, रोज बरोज के जो हमारे व्यवहार होते हैं उस पर भी मराठी भाषा का भरपूर इस्तेमाल होता है। लेकिन सरकार ने जो एक व्यवस्था की, उस सरकार ने व्यवस्था जो केंद्र सरकार की तरफ से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई, उसमें व्यवस्था ये की गई कि भाई ठीक है, हर प्रदेश में वहां के जो स्थानिक लोग हैं वो निश्चित तौर पर अपनी भाषा को प्राधान्य दें, प्राथमिकता दें, अपनी भाषा सीखेंगे। साथ साथ जो पूरी नई पीढ़ी तैयार करनी है हिंदुस्तान में, उसको 2 और भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। एक भाषा अंग्रेजी है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उस भाषा का ज्ञान कर लेने से वो व्यक्ति और मजबूत होता है और ताकतवर होता है। बिल्कुल उसी तरह से हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है। मैं नहीं कह रहा हूं राष्ट्रभाषा है, लेकिन एक राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली एक सर्वसामान्य भाषा है। और इस भाषा का ज्ञान अगर हमारे मराठी बच्चों को हो जाता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। उस मराठी बच्चे का एक तरह से उसकी ताकत बढ़ेगी। और इस उद्देश्य से 3 भाषाओं को पहली से पढ़ाने का एक प्रस्ताव आया था। अब इसमें मराठी भाषा अनिवार्य है, सख्त है, सख्ती है, लेकिन बाकी दोनों भाषाएं भी एक वैकल्पिक भाषा के तौर पर पढ़ी जानी चाहिए, सीखी जानी चाहिए, ये व्यवस्था है। और मुझे लगता है इस व्यवस्था में कहीं न कहीं भी मराठी भाषा के खिलाफ किसी प्रकार की भूमिका है। रह गई उद्धव ठाकरे जी की, तो उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तो स्वयं उन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उस पर जो रिपोर्ट थी डॉक्टर मशेलकर की, उस रिपोर्ट को उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था। उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि हिंदी तीसरी भाषा के तौर पर एक अनिवार्य की जानी चाहिए, और उन्हें अच्छा किया था। लेकिन आज जब चुनाव का टाइम आ गया है और आज उनको लगता है कि उनका जनाधार बिखर गया है, तब उनको एक अपने ही निर्णय के खिलाफ जाने की एक मजबूरी दिख रही है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है और दुखद है। मेरा सवाल अब दो विषय पे है। पहला विषय है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, क्या वो उबाठा की इस भूमिका से सहमत है?
क्या कांग्रेस पार्टी जो हिंदी भाषी प्रदेशों में जाकर के अपनी राजनीति करती है और अपने वोट बैंक बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है, चाहे बिहार हो या यूपी हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, क्या इन राज्यों में जाकर के वो उबाठा की भूमिका का समर्थन कर पाएंगे? कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरा, जब मैं शिवसेना में था, ओरिजिनली जब बाला साहब जी के अंडर में काम करता था, तब बाला साहब जी ने, हमारे शिवसेना प्रमुख ने, हिंदी में एक अखबार शुरू किया था, दोपहर का सामना। बाला साहब कभी हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं थे। बाला साहब एक कट्टर मराठी भाषिक थे और मराठी भाषा के लिए एकदम दिलो जान से लगे रहते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त वो कभी भी हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं गए थे। अगर वो हिंदी भाषा के खिलाफ होते तो हिंदी सामना शुरू नहीं करते। अगर हिंदी भाषा के खिलाफ होते तो वो हमारे जैसे व्यक्ति को राज्यसभा में नहीं भेजते। अगर उनके हिंदी भाषा के समर्थक होने का या हिंदी भाषा सीखने की उनके अंदर जो ललक थी, उसकी एक कथा सुना देता हूं मैं आपको। हर हफ्ते एक आध बार मेरे पास फोन आता था, ऐसे हम रेगुलर मिलते रहते थे, लेकिन एक स्पेशल फोन आता था उनके यहां से थापा का। थापा आज गवाह है कि साहब ने आज रात को 10 बजे के बाद आपको बुलाया। 10 बजे के बाद बाला साहब जी का पूरा जो कामकाज खत्म हो जाता था, लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम संपन्न हो जाता था, फिर वो अपना एक कहते हैं कि रिटायर होते थे दिन भर के काम के लिए। तो उसमें बुलाते थे, मुझे जैसे ही मैं पहुंचता था मुझे बैठाते थे, चाय देते थे, ए थापा जरा डायरी लाओ। अब वो डायरी मंगाई जाती थी और उस डायरी में बाला साहब जी वो हिंदी के तमाम शब्दों को नोट करवाते थे जो वो टेलीविजन पे सुनते थे या फिर किसी से बातचीत के दरमियान जो कोई शब्द आता था, और मुझे पूछते थे इस शब्द का मतलब क्या है। तो बाला साहब जी जब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में थे तब भी वो हिंदी भाषा सीख रहे थे। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता का प्रतीक है। लगभग 150 के आसपास मराठी स्कूल जो थे महानगर पालिका के, वो बंद हो गए। मराठी स्कूलों में जो मराठी बच्चे पढ़ने जाते थे उनकी संख्या 40% कम हो गई। तो आपके अंदर अगर इतना मराठी प्रेम था तो जब आप महानगर पालिका की सत्ता में थे तो मराठी स्कूलों को ताकत देते, न कि मुंबई पब्लिक स्कूल शुरू करते। आप तो मुंबई पब्लिक स्कूल शुरू कर रहे थे और मराठी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने में लगे हुए थे। और आज जब आपकी जमीन खिसक गई तो नए सिरे से मराठी भाषा की याद आ रही है और मराठी भाषा के नाम पे आप राजकारण कर रहे हैं। इस चीज को, इस विषय को महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग भली भांति पहचानते हैं। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये भी महाराष्ट्र से है, जहां पर